मेरा नाम अंजना है। अभी ठीक से दिन भी नहीं निकला था कि दादी ने चिल्ला चिल्लाकर मुझे उठा दिया था कि उठती क्यों नहीं है, जल्दी उठ जा और घर के सारे कामकाज कर ले। खुद तो वो कुछ करती नहीं थी, घर का सारा काम उन्होंने मुझ पर डाल दिया था। जब से मेरे माता पिता मुझे छोड़ कर गए थे तब से मैं बहुत अकेली हो गई थी। जैसा बर्ताव उनका मेरे साथ रहता है, ऐसा ही बर्ताव वो मेरी माँ के साथ भी किया करती थी। मेरी मम्मी को भी हमेशा उल्टी सीधी बातें सुनाती रहती थी। हम लोग गरीब थे, एक छोटे से घर में रहते थे। जब मेरे पिता जिंदा थे तो वो गांव के खेतों में काम किया करते थे और दोपहर को गांव की गलियों में सब्जी बेचा करते थे, जिससे हमारे घर का गुजारा होता था। हमारा 2 कमरों का घर था। एक कमरे में दादी रहती थी और दूसरे कमरे में मेरे माता पिता। मेरी दादी ने मेरी माँ के साथ अपने बेटे की शादी खुद अपनी मर्जी के मुताबिक करवाई थी, मगर शादी होने के बाद उन्होंने मेरी माँ के साथ माँ जैसा नहीं बल्कि सास जैसा ही बर्ताव किया। एक दिन मेरे माता पिता शहर बुआ के घर जा रहे थे। मुझे दादी के पास ही छोड़ कर गए थे और फिर वो वहाँ से वापस ना आ सके। जिस बस में बैठकर वो लोग शहर गए थे, शहर से वापस आते समय उसी बस का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें बाकी सारे यात्रियों के साथ साथ मेरे माता पिता की भी मौत हो गई। बस एक खाई में गिर गई थी। मैं इसीलिए बच गई क्योंकि घर पर मेरी दादी अकेली रह गई थी। मेरे माता पिता मुझे दादी के पास छोड़कर चले गए थे और वो उस दिन मुझे ऐसा दादी के पास छोड़ कर गए कि मैं हमेशा हमेशा के लिए दादी की होकर रह गई थी। फिर वो कभी वापस ही ना आ सके। उनकी तो लाश कभी पता ही नहीं चला कि किधर गई। सिर्फ खबरों के माध्यम से पता चला कि उसी बस में मेरे माता पिता भी बैठे हुए थे। मेरा तो रो रो कर बुरा हाल हो गया था। दादी ने शुरू शुरू में तो मुझे तसल्लियाँ दी और कहने लगी कि मैं हूँ ना तेरे साथ, हमेशा तेरा ख्याल रखूँगी। लेकिन जैसे ही वक्त गुजरता गया, दादी ने मेरे साथ सौतेलों जैसा बर्ताव करना शुरू कर दिया। सुबह सवेरे ही वो मुझे उठा दिया करती थी और कहती थी कि पूरे घर का काम कर, मेरी बूढ़ी हड्डियों में इतनी जान नहीं है कि तेरी सेवा करूँगी। मैं उठी, झाड़ू हाथ में ली और घर की सफाई लगाने में बिजी हो गई थी। दादी का बेटा जो कि मेरे पिता थे, उनका सहारा उनसे छिन गया था। उनको कमाकर देने वाला अब कोई भी नहीं था, इसलिए उन्होंने दूसरा वाला कमरा किराए पर दे दिया था, जिसमें मैं अपने माता पिता के साथ रहती थी और दादी मुझे अपने साथ सुलाने लगी थी। किराए के जो पैसे आते उनसे दादी गुजारा किया करती थी। गुजारा क्या, उन्हें तो हमेशा अपनी ही फिक्र थी। कभी उन्होंने मेरे बारे में सोचा तक नहीं था। वो बस अपने लिए ही खाना बनाया करती थी, मुझे तो बासी खाना देती थी। ताज़ी खाना सबसे पहले खुद खाती थी, बच जाता तो दे दिया करती थी, वरना मुझे भूखा रहने को ही कहती थी और उल्टा मुझे छोटी छोटी बातों पर डांटती कि तू तो बस खाने के लिए ही पैदा हुई है। तेरे माता पिता जाते जाते तुझे अपने साथ क्यों नहीं ले गए? मेरा बेटा बच जाता और तुम दोनों माँ बेटी मर जाती। तेरी जगह अगर तेरी माँ ने बेटे को जन्म दिया होता तो आज वो मेरा सहारा बन रहा होता, मगर तू तो मनहूस मारी मेरी सूरत पर ही पड़ गई है। चल जल्दी जल्दी अपना काम कर। इस घर में मुझे हर गलती पर थप्पड़ मिलता था, जिस पर किराएदार के बच्चे हंसते थे, तालियां बजाते थे और मैं ये सब कुछ खामोशी से बर्दाश्त करती थी। दादी मुझसे बड़ी थी, मैं उनसे बदतमीज़ी करती भी तो कैसे, और मेरी माँ ने कभी मुझे किसी के साथ बदतमीज़ी करना नहीं सिखाया था। दादी ने अपने आप को बहुत यंग रखा हुआ था। जितना वो अपने आप को बूढ़ी बूढ़ी कहकर काम से बचती थी, इतना ही उनके अंदर फुर्ती थी। गाँव की रहने वाली थी, असली खान पान था उनका तो। फिर उनका शरीर इतनी जल्दी कमज़ोर कैसे हो सकता था? सफाई लगाने के बाद मैं कपड़े धोने के लिए बैठ गई और फिर उसके बाद बर्तन धोने लगी। दादी मुझे एक के बाद एक काम बताए जा रही थी। वक्त इसी तरह से गुजरता जा रहा था और मैं चुप रहती थी। अभी मेरे माता पिता को मरे हुए 1 साल भी नहीं हुआ था, इसलिए ये सब कुछ मेरे लिए नया नया था। मेरी माँ ने तो कभी मुझसे घर का कोई काम नहीं करवाया था। दादी उन पर भी ऐसे ही हुक्म चलाया करती थी, लेकिन मेरी माँ को ये सब कुछ करने की आदत थी। दोपहर का समय था, जब मैं कमरे की सफाई कर रही थी, अचानक मुझे मेरे माता पिता की तस्वीर मिल गई। मैं उसको अपने सीने से लगाकर घंटों बैठकर रोती रही थी। उस समय दादी घर में मौजूद नहीं थी, पता नहीं कहाँ चली जाती थी, मुझे तो कुछ बताती ही नहीं थी। ये घर मेरे लिए मेरे माता पिता की मौत के बाद कैद खाना बन गया था और मुझे इस घर की नौकरानी बनाकर रख दिया गया था।
न मुझे दादी प्यार करती थी और ना ही मेरी इज्जत करती थी। बस उन्हें सिर्फ अपना आप ही दिखाई देता था। मेरी बुआ जो कि शहर में रहती थी, वो भी कभी यहाँ नहीं आती थी। 1 साल और इसी तरह से गुजर गया और अब मेरी उम्र पूरी 18 साल हो चुकी थी, लेकिन चेहरे पर सिर्फ थकन थी। शाम को जब दादी घर वापस आईं तो उनके हाथ में कुछ सामान था। आते ही उन्होंने मुझे आवाज़ दी और कहने लगी कि इसे अलमारी में रख दे। हैरानी की बात यह थी कि आज उनकी आवाज़ में वो कांटे नज़र नहीं आ रहे थे जो हमेशा मेरे लिए होते थे। मैंने उनका सामान अलमारी में रख दिया। फिर वो कहने लगी कि आजा बेटा, मेरे पास बैठ जा। देख तो, मैं तेरे लिए नए कपड़े लेकर आई हूँ। उन्होंने एक थैला मेरी तरफ करते हुए कहा। मैं ठिठक गई, लेकिन दादी के कहने पर मैंने हाथ आगे बढ़ाया और उनसे वो थैला ले लिया। जैसे ही मैंने उसे खोल कर देखा तो उसके अंदर नए कपड़े थे जो कि बहुत सुंदर लग रहे थे, सितारों की कढ़ाई से चमक रहे थे। दादी ने मेरी तरफ मुस्कुराकर देखा और कहने लगी कि अच्छे लग रहे हैं ना बेटा। मैंने कहा दादी, ये कपड़े तो बहुत अच्छे हैं, आपका शुक्रिया। दादी कहने लगी कि कल तू इन कपड़ों को पहनकर अच्छे से तैयार हो जाना, क्योंकि तुझे कल शहर वाले सेठ जी के यहाँ, हमारे गांव में एक सेठ जी रहते हैं जो कुछ सालों पहले ही शहर से आए थे। उन्होंने एक मकान हमारे गांव में भी ख़रीद लिया था। यहाँ पर वो कभी कभी अपने मकान की देखभाल करने के लिए आ जाते थे। वो बहुत ही अमीर आदमी थे, इसलिए उनको गांव के सारे ही लोग सेठ जी कहते थे। दादी ने मुझे बताया था कि तुझे उनके घर भजन गाने के लिए जाना है। वैसे भी तू बहुत अच्छे भजन गाती है, इस काम में तो कोई गलत बात नहीं है। मैंने उनसे कह दिया कि मेरी पोती आ जाएगी आपके यहाँ, तो वो बहुत खुश हुए थे। ये तेरे लिए बहुत अच्छा मौका है, वहाँ तुझे काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलेगा। बहुत सारे बड़े बड़े लोग आ रहे हैं वहाँ पर। दादी ने मुस्कुराकर मेरा सर सहलाया। मैंने अपनी पलकें झुका ली थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये वही दादी है या फिर कोई और है। अगली सुबह रोज़ की तरह मैं जल्दी जाग गई थी। सोचा कि फिर वैसा ही दिन होगा, मगर हैरानी की बात ये थी कि दादी इस बार चिल्लाई नहीं थी, बल्कि प्यार से कहने लगी कि चल बेटा, तैयार हो जा, मैंने तेरे लिए नहाने के लिए गर्म पानी रख दिया है। मैं कुछ देर तक हैरान खड़ी रही थी। दादी के चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट थी जो हर रोज़ मैं नहीं देखती थी। बात अभी यहीं ख़त्म नहीं हुई थी। नहाने के बाद जब मैंने नए कपड़े पहने और मैं तैयार हो गई तो दादी मुझे गौर से देखने लगी। ये वही कपड़े थे जो कल दादी बाज़ार से मेरे लिए ख़रीद कर लाई थी। कहने लगी कि तू तो बहुत सुंदर लग रही है, वहाँ सब लोगों की नज़र तेरे ऊपर ही होगी। उन्होंने मुझे नई चप्पल और नई चूड़ियाँ भी पहनने के लिए दी। दादी ने अच्छे से मेरे बाल खोल दिए और कहा कि तेज़ तेज़ मेकअप करना। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि मैं वहाँ भजन कीर्तन करने के लिए जा रही थी या फिर मॉडलिंग करने के लिए। जो दादी मुझे मेकअप करने के लिए कह रही थी, मैं वैसा ही करती रही जैसा दादी ने मुझसे कहा। सारी ज़िंदगी मैंने दादी के कड़क शब्द ही सुने थे। आज जब वो मुझसे प्यार से बात कर रही थी तो मुझे उनकी बात माननी ही थी। दोपहर तक दादी ने घर के सारे काम खुद किए और कहने लगी कि आज तू आराम कर, तेरे चेहरे पर थकान नज़र नहीं आनी चाहिए। और फिर जैसे ही शाम का वक्त हुआ तो दादी मुझे अपने साथ लेकर घर से निकलने लगी। रास्ते में समझाने लगी कि देख, वहाँ पर बहुत अच्छे से भजन कीर्तन करना है, वहाँ बहुत बड़े बड़े लोग आ रहे हैं। तू तो जानती है ना कि सेठ जी कितने बड़े आदमी हैं, शहर में उनके कितने सारे बंगले हैं। वो तो बड़ी सी गाड़ी में बैठकर आते हैं और उनके साथ तो उनके रखवाले भी होते हैं। बड़े लोगों पर तेरा अच्छा असर पड़ना चाहिए। इसी तरह बातें करते करते सेठ जी का घर भी आ गया था। दादी मुझे उनके घर में लेकर दाखिल हो गई थी। उनका घर बहुत बड़ा था। पूरे घर में रोशनियां फैल रही थीं। दरवाजे पर नौकर चाकर खड़े हुए थे जिन्होंने दादी को देखते ही अंदर आने का इशारा किया। मैंने दादी का हाथ मजबूती से पकड़ रखा था। जैसे ही हम अंदर दाखिल हुए मेरे कदम रुक गए। अंदर का माहौल थोड़ा अजीब था। पूरा घर खुशबुओं से महक रहा था और खुशबू भी महंगी थी, मगर ये सब कुछ मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। सामने टेबल पर शीशे की बोतल रखी हुई थी जिनमें अजीब से रंग का शरबत था। सामने ही सेठ जी और उनके कुछ दोस्त बैठे हुए थे। वो सब हंस रहे थे, एक दूसरे से बातें कर रहे थे। एक दो के हाथ में तो सिगरेट भी थी और कुछ शराब भी पी रहे थे। मैंने चारों तरफ नज़र घुमाकर देखा। मुझे वहाँ कोई औरत नज़र नहीं आ रही थी सिवाय मर्दों के। दादी ने उन लोगों से कहा कि ये मेरी पोती है अंजना, बहुत अच्छा भजन कीर्तन करती है।
सेठ जी ने मुझे ऊपर से लेकर नीचे तक देखा, फिर मुस्कुराकर कहने लगे कि बहुत प्यारी बच्ची है। उन्होंने कहा कि बेटा, अभी थोड़ी देर में यहाँ लोग आएंगे तो तुम उनके सामने भजन कीर्तन करना। मैंने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो दादी पीछे से जा चुकी थी। मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर क्या है और दादी कहाँ चली गईं। मैंने कोशिश की कि मैं वापस दरवाजे की तरफ जाऊं, मगर सेठ जी के आदमियों ने मेरा रास्ता रोक लिया। सेठ जी मेरे करीब आकर मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहने लगे कि डरने की ज़रूरत नहीं है बेटा, तुम्हें यहाँ हमारे लिए लाया गया है। मैं उनकी बात सुनकर हैरान रह गई। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। तभी सेठ जी के आदमियों ने गाने लगा दिए। गानों की आवाज़ पूरे घर में गूंज रही थी, जिस पर वो शराब का गिलास हाथ में लेकर खूब डांस करने लगे। सेठ जी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहने लगे कि यहाँ हमने तुम्हें भजन कीर्तन करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी मौज मस्ती के लिए बुलाया है, और इसकी तुम्हारी दादी को अच्छी खासी कीमत भी दी है। अब चलो जल्दी से हमें खुश कर दो। उनके ये शब्द सुनकर तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मैं वहाँ से भागने की कोशिश करने लगी। इतने में ही सेठ जी ने मेरा बाजू मजबूती से पकड़ लिया। कहने लगे कि भागती कहाँ है लड़की, हमने तेरी दादी को तेरी बहुत महंगी कीमत दी है, तुझे ऐसे ही छोड़ देंगे क्या। मैंने उनका हाथ झटका और पीछे हटने लगी, मगर उस समय कमरे में मौजूद सबकी आंखें सिर्फ मेरे ऊपर ही जमी हुई थी। मेरा शरीर सुन्न पड़ गया था, जैसे किसी ने सारी ताकत निकाल ली हो। मेरी समझ आ गया था कि यहाँ पर मुझे धोखे से बुलाया गया है। दादी मुझे खुद यहाँ छोड़ कर गई हैं। मेरे कदम दरवाजे की तरफ बढ़े ही थे। सेठ जी ने झट से मेरा बाजू पकड़ लिया। उन्होंने मुझे बहुत मजबूती से पकड़ लिया था और वो मुझे खुद से छूटने नहीं देना चाहते थे। मैंने चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज़ गले में दबकर रह गई। सेठ जी कहने लगे कि तू अब मेरी अमानत है, तू यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। मैंने खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, मगर मैं सेठ जी की गंदी नीयत को अच्छी तरह से पहचान गई थी। सेठ जी ने सबको इशारा किया। किसी ने दरवाज़ा बंद किया, किसी ने खिड़की बंद की, तो किसी ने पर्दे खींच दिए। वो सब कुछ जानते थे और ये सब कुछ पहले से तय था। कमरे के एक कोने में पड़े बेड पर सेठ जी ने मुझे धकेल दिया। मेरा दिल बेकाबू हो रहा था, शरीर जैसे सुन्न रह गया था। मैं रोने लगी, उनके आगे हाथ जोड़ने लगी तो उन्होंने मुझे बताया कि तेरी दादी बहुत लालची औरत है। उसने खुद मेरे पास आकर तेरा सौदा किया था। कह रही थी कि मेरी पोती बहुत सुंदर है। मैंने कहा तो उसे मेरे पास भेज देना। उसने बदले में कहा कि उसे तेरे बदले पूरे 20 लाख रुपए चाहिए। मैंने तेरे पूरे 20 लाख रुपए तेरी दादी के घर पहुंचा दिए। अब तू ज़्यादा नाटक मत कर, तू हमेशा हमेशा के लिए मेरी बनकर इस घर में रहेगी। मैं तुझे रानी बनाकर रखूँगा, बस जब मेरा मन किया करे तो तू मुझे खुश कर दिया कर। ये सुनकर तो मैं और ज़्यादा रोने लगी। इन शब्दों ने मुझे तोड़कर रख दिया था। मुझे दादी से ऐसी उम्मीद नहीं थी। मैंने दादी की इतनी सेवा की, हमेशा दादी का ख्याल रखा, और दादी मुझे पैसों के लिए यहाँ बेचकर चली गई थी। दादी ने ऐसा क्यों किया, ये सवाल मेरे मन में नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं उन्हें बहुत अच्छी तरह से जानती थी। वो ये बात कई बार मुझसे कह चुकी थी कि अगर तेरी जगह मेरा पोता होता तो वो मुझे कमाकर लाकर देता, मुझे अपना घर किराए पर ना देना पड़ता। मगर तू तो लड़की है, तुझसे तो मैं कोई काम भी नहीं करवा सकती। तभी दादी के दिमाग में ये आइडिया आया होगा कि क्यों ना वो मुझे सेठ के हाथों बेच दे। दादी के बारे में सोच सोच कर मेरी आत्मा तक छलनी हो गई थी। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि मैं उनके बेटे की औलाद हूँ। अभी मैं रो ही रही थी जब सेठ जी ने मेरे गाल पर थप्पड़ मारा और कहने लगे कि ज़्यादा नखरे दिखाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने उनसे अपने आप को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन एक नौकर ने आकर पीछे से मेरे हाथ पकड़ लिए थे। मैं लड़खड़ाती हुई बिस्तर पर गिर गई। मेरी चीख निकल गई, लेकिन आवाज़ कमरे से बाहर नहीं जा सकती थी। कमरे में अब सिर्फ हंसी नहीं थी, बल्कि जुल्म की आवाज़ें भी गूंज रही थी। मुझे ज़मीन पर धकेल दिया गया। कुछ लम्हों के लिए मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। मैं रिक्वेस्ट करती रही, लेकिन सेठ जी ने मेरी एक न सुनी। मुझ पर उनके दोस्तों का भी दबाव था। मेरी सारी कोशिशें बेकार रहीं, मगर उन सारे दरिंदों ने मिलकर मुझ कमज़ोर की इज्जत को नीलाम कर दिया था। सब एक एक करके मेरी इज्जत को छलनी कर गए, और फिर उसके बाद सेठ जी के दोस्त एक एक करके खुश होते हुए कमरे से बाहर निकल गए, जबकि सेठ जी खुद सोफे पर बैठ गए और अपनी टांग के ऊपर टांग रखकर सिगरेट पीने लगे। उन्होंने एक नौकर से कहा कि इस पर सख्त पहरा रखना, अब ये मेरी हो गई है, अब ये यहाँ से कहीं नहीं जाएगी।
मैं ज़मीन पर पड़ी थी। मेरी आंखें बंद हो रही थी, सांसें धीमे धीमे चल रही थी और शरीर जख्मी हो चुका था। मैं मन ही मन ऊपर वाले से प्रार्थना कर रही थी और कह रही थी कि ये सब मेरे साथ क्या हो गया। आंसू बस दिल की गहराइयों तक पहुंच रहे थे। मैं ज़मीन पर लेटी थी, कपड़े बदन से हटे हुए थे, बाल बिखरे हुए थे, चेहरे पर निशान और उंगलियों में खालीपन था, होठ सूख चुके थे। कुछ देर गुजरने के बाद अचानक सेठ जी की सांस उखड़ने लगी। उनमें एक अजीब सी हलचल पैदा होने लगी। उन्होंने अपने सीने पर हाथ रखा और हाँफने लगे। मैंने उनको ध्यान से देखा तो उनके हाथ कांप रहे थे, उनका चेहरा पसीने से भीग चुका था। वो ज़ोर ज़ोर से सांस लेने लगे, जैसे हवा उनके गले में अटक गई हो। फिर उनकी एक ज़ोरदार चीख निकली कि बचाओ, कोई है, जल्दी से गाड़ी निकालो, मुझे अस्पताल लेकर चलो। तभी उनके कुछ नौकर कमरे के अंदर दौड़ते हुए आए। उन्होंने जब सेठ जी को ज़मीन पर गिरा हुआ देखा तो जल्दी जल्दी उनको उठाने लगे। एक नौकर ने कहा कि जल्दी से गाड़ी निकालो, मालिक को अस्पताल लेकर जाना है, उनकी सांसें बंद हो रही हैं। सेठ जी की आवाज़ निकलना बंद हो गई थी। उनके नौकर जल्दी जल्दी उनको गाड़ी में डालकर अस्पताल ले गए, मगर वो लोग दरवाज़ा खुला छोड़ गए थे और यहाँ कोई भी नहीं था। मैं हिम्मत करके उठी, अपने तन पर कपड़े पहने और फिर उसके बाद इसी दरवाजे से बाहर निकल गई। मेरे कदम लड़खड़ा रहे थे, लेकिन मेरे पास यहाँ से भागने का यही अच्छा मौका था। मैंने देखा कि रात हो चुकी थी, गलियों में अंधेरा था, लेकिन मुझे चलना था, रुकना नहीं था। मुझे नहीं पता था कि मुझे कहाँ जाना है। मैं सिर्फ इतना जानती थी कि मैं इस नर्क से निकल चुकी हूँ। आधी रात का समय था, गलियाँ सुनसान थी, सिर्फ दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आ रही थी। मैं इधर उधर छुपती फिर रही थी, कभी किसी दीवार के साथ लगकर बैठ जाती थी तो कभी किसी पेड़ के पीछे दुबक जाती। रास्ता अनजान था, ये मेरा ही गांव था, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे आज अनजान जगह लग रही थी, क्योंकि अब यहाँ मुझे मेरा अपना कोई नज़र नहीं आ रहा था। फिर मुझे याद आया कि मेरे गांव में अगर मेरा कोई अपना है तो वो है मेरी दोस्त शीला। हमारा गांव बहुत बड़ा था। वो गांव के गन्ने के खेत वाले रास्ते पर जाकर रहती थी। इधर उधर चलते चलते मुझे सारी रात गुजर गई थी और दिन निकल आया था। अब मैं लड़खड़ाती हुई शीला के घर तक पहुंच गई। मैं अब वो अंजना नहीं रही थी जो दादी के कदमों में बैठी डरी सहमी जिंदगी गुजार रही थी। मैं अब सिर्फ एक भागती हुई लड़की थी जिसे अपने लिए कोई पनाह ढूंढनी थी। सुबह की पहली रोशनी के साथ मैं शीला के घर के सामने आकर रुकी। मेरा शरीर थकन से चूर हो चुका था। शीला मेरी बचपन की दोस्त थी और मेरे साथ गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ती थी। इसके घर जाने के अलावा मेरे पास अब कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मैंने उसके घर का दरवाज़ा बजाया तो मुझे अंदर से किसी के चलने की आवाज़ आई। फिर दरवाज़ा खुला और मेरे सामने शीला खड़ी थी। मुझे ऐसी हालत में देखकर पहले तो वो पहचान न सकी। उसे लग रहा था कि मैं कोई अजनबी हूँ। फिर उसने मुझे घूर कर देखा और फिर वो खामोश हो गई। उसकी आंखें फैल गईं। उसने चौंक कर कहा कि अंजना तुम। उसने जल्दी से मुझे गले लगाया और कहने लगी, ये तुमने क्या हालत बनाई हुई है, क्या हुआ है तुम्हें? मेरे शरीर में इतनी ताकत नहीं थी कि मैं उसे कोई भी जवाब देती। मैं बस सर झुकाकर खड़ी रही थी। वो मुझे अपने घर के अंदर ले गई। उसने मुझे सोफे पर बिठाया और ठंडा पानी लेकर आई। फिर जल्दी से अपनी मम्मी को आवाज़ लगाई। उसकी मम्मी ने जब मुझे देखा तो वो भी ठिठक कर रह गई और कहने लगी कि ये कौन है बेटा? शीला ने कहा कि मम्मी, ये अंजना है, मेरी वही दोस्त जो मेरे साथ स्कूल में पढ़ा करती थी। उसकी मम्मी ने मुझे गौर से देखा, फिर सर पर हाथ फेरा और कहने लगी कि तुम्हें क्या हुआ है बेटा, तुम कहाँ से आ रही हो? पहले तो मैं खामोश रही, लेकिन फिर मैंने रोते हुए उनको सब कुछ बता दिया। दादी के जुल्म, सेठ जी ने मेरे साथ क्या क्या किया, सब कुछ। मेरी कहानी ख़त्म हुई तो वो दोनों खामोश हो गई थी और उनके चेहरे का रंग सफ़ेद हो गया। शीला की मम्मी ने धीरे से मेरा हाथ पकड़ा और कहने लगी कि बेटा, तुम बहुत ही हिम्मत वाली हो। ऐसे समय में भागना कमज़ोर लोगों का काम नहीं, बल्कि बहादुर लोगों का काम होता है। उसी समय शीला ने अपनी मम्मी से कहा कि मम्मी, हम लोग अंजना को अपने घर में रख लेते हैं, ये यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। उसकी मम्मी ने कहा कि हाँ बेटा, क्यों नहीं, अब ये हमारे साथ ही रहेगी। मैं चुप रही। शीला ने मुझे बाथरूम में नहाने के लिए भेज दिया और अपने कपड़े पहनने के लिए दे दिए। जब मैं नहा धोकर निकली तो मेरे लिए खाना लगाया गया। मैंने पेट भर के खाना खाया और फिर मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी। मेरे चेहरे पर जख्मों के निशान अभी भी थे, लेकिन आंखों में सुकून था।
शीला की मम्मी ने मुझे एक कमरा अलग से आराम करने के लिए दे दिया था। शीला की मम्मी ने मुझसे कहा कि अब तुम मेरी जिम्मेदारी हो, लेकिन बेटा तुम मुझसे वादा करो कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है इस बारे में कभी किसी को कुछ नहीं बताना, वरना लोग तुम्हारा जीना दुश्वार कर देंगे। पहली बार मुझे ऐसा लगा था जैसे किसी ने मेरे साथ हमदर्दी जताई है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि सेठ जी के आदमी मुझे इधर उधर तलाश करते फिर रहे हैं। मगर वो राज अब राज नहीं रहा था। वो गांव की हर जगह पर मुझे तलाश कर रहे थे। मेरे फ़ोटो उनके मोबाइल में थे और दूसरी तरफ मेरी दादी ने पूरे गांव में ये अफवाह फैला दी थी कि उनकी पोती किसी लड़के के साथ भाग गई है। उन्होंने गांव वालों को बताया कि मैंने तो अपनी पोती का हमेशा बड़ा ध्यान रखा, मैं तो उस पर बहुत भरोसा करती थी, मगर मनहूस मारी पता नहीं कैसे रात के अंधेरे में किसी लड़के के साथ घर से भाग गई और मेरी इज्जत मिट्टी में मिलाकर चली गई। जब मुझे शीला की मम्मी ने ये बात बताई तो मैं बहुत रोई थी। किसी को भी ये बात पता नहीं थी कि मैं शीला के घर में रह रही हूँ। दूसरी तरफ सेठ जी के आदमी मुझे जगह जगह तलाश कर रहे थे। हमारे ही गांव में नहीं बल्कि आसपास के गांव में भी मेरे बारे में पूछताछ कर रहे थे। मैं शीला के घर के अंदर ही रहती थी, घर से बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलती थी। कुछ दिन बाद शीला के घर के बाहर अक्सर एक अजनबी आदमी आने लगा था। वो रोज़ काफ़ी देर तक उसके घर के सामने बने चाय के होटल पर खड़ा होकर सामने घर की तरफ देखता रहता था। कभी मोबाइल पर किसी से बात करते हुए तो कभी इधर उधर टहलते हुए उसे देखा जाता था, और कभी कभी तो शीला के घर के दरवाजे के चक्कर काटने लगा था। शीला को उस पर शक हो गया था। उसने इस बारे में अपनी मम्मी को कुछ नहीं बताया। अगले दिन मैंने भी इस आदमी को देख लिया था। मैं उसे खिड़की से काफ़ी देर तक पर्दा हटाकर देखती रही थी। फिर मैं वापस पलट आई और मैंने शीला से कहा कि आदमी बाहर रोज़ आता है। शीला ने भी खिड़की से बाहर झांका तो वही आदमी चाय के होटल के सामने किसी से फ़ोन पर बातें करते हुए इधर उधर देख रहा था। शीला ने जल्दी से घर का दरवाज़ा बंद कर दिया। कुछ देर बाद वो वहाँ से चला गया था, लेकिन मैं और शीला समझ चुकी थी कि ख़तरा अब करीब आ चुका है। उसी रात खाना खाने के बाद मैं शीला के साथ छत पर बैठी हुई थी जब मुझे एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। मैंने शीला से कहा कि मुझे इस घर में रहकर तुम्हें ख़तरे में नहीं डालना। शीला, मैं यहाँ से चली जाऊँगी। शीला कहने लगी कि अंजना पागल हो गई हो क्या? ये किस तरह की बातें कर रही हो तुम यहाँ बिल्कुल सेफ़ हो और तुम्हारे साथ मैं और मम्मी है ना। मैंने धीरे से सर हिला दिया था, लेकिन मैं जानती थी कि सेठ जी के आदमी बाज नहीं आएंगे। वो दोबारा मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। मैं कुछ नहीं बोली और हम दोनों छत पर बैठे रहे। तभी नीचे गली में वही आदमी दोबारा आ गया। काफ़ी देर तक दरवाजे पर खड़ा रहा और फिर अंधेरे में गायब हो गया। रात का समय था जब शीला के घर में खामोशी छाई हुई थी। मैं कमरे की खिड़की से पर्दा हटाकर बाहर गली की तरफ झांक रही थी, जहां गलियां सुनसान थीं, लेकिन दिल में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। कुछ देर बाद अचानक दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से दस्तक होने लगी, जैसे कोई पूरी ताकत के साथ दरवाज़ा पीट रहा हो। शीला की माँ भी चौंक गई। वो धीरे धीरे दरवाजे की तरफ गई। मैं और शीला भागकर छत पर आ गए थे और एक दीवार की आड़ में छुप गए, लेकिन नीचे दरवाजे पर दस्तक तेज़ होती जा रही थी। शीला की मम्मी ने पूछा कि कौन है। बाहर से आवाज़ आई, बहन जी, एक गिलास पानी पिला दो। मगर आंटी जी ने उन लोगों का झूठ पहचान लिया। उन्होंने कहा कि इस समय पानी नहीं है, जाओ यहाँ से। मगर दरवाज़ा फिर ज़ोर ज़ोर से बजने लगा। शीला की मम्मी ने कहा कि देखो, चले जाओ यहाँ से, वरना मैं चिल्ला चिल्लाकर लोगों को इकट्ठा कर लूँगी। तभी अचानक पीछे से खामोशी छा गई और फिर कुछ देर बाद ऐसा महसूस हुआ जैसे कदम वापस लौट रहे हों। इसका मतलब कि वो लोग वापस जा चुके थे। मैंने भी खिड़की खोलकर दरवाजे की तरफ देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। हम सब की जान में जान आ गई थी। वो रात हमारे लिए बहुत ही ख़तरनाक थी, मगर उनके इरादे साफ थे कि वो मुझे यहाँ से ले जाने के लिए आए थे। मैं सारी रात जागती रही और मैंने फ़ैसला कर लिया था कि मैं अब यहाँ रहकर शीला और उसकी मम्मी को भी ख़तरे में नहीं डाल सकती। मुझे यहाँ से जाना ही होगा। हालांकि उन्होंने कहा भी था कि बेटा ऐसा मत करो, तुम यहाँ महफूज हो, मगर मैंने सर झुका लिया और कहा कि मेरी वजह से आपके दरवाजे पर वो लोग आए थे। अगर कल को कुछ गलत हो जाता है तो मेरी वजह से आपको भी ख़तरा पहुँच रहा है। फिर कुछ देर के लिए आंटी खामोश हो गई और फिर मैं रात के सन्नाटे में जब सब सो रहे थे, मैंने शीला और उसकी मम्मी से अंतिम विदाई ली और उसके घर से निकल आई। मैं खामोशी से चल रही थी। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था
जैसे अभी भी कोई मेरा पीछा कर रहा है, क्योंकि मेरे दिल में डर ही कुछ ऐसा बैठ गया था। फिर मैं चलते चलते शहर जाने वाले रास्ते की तरफ आ गई थी। मुझे अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि रात से दिन कब हो गया था। मुझे डर लग रहा था। मैं बस स्टैंड पर पहुंच गई थी। एक बस कंडक्टर ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था, प्रयागराज प्रयागराज। मैंने इधर उधर देखा, ना कोई जानने वाला था ना कोई सवाल करने वाला। मैं धीरे से बस के करीब गई और कंडक्टर से कहने लगी कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, बस मुझे थोड़ा सा सफ़र करवा दो, मैं बहुत मजबूर हूँ। उन्होंने मुझे सर से लेकर पैर तक देखा। पहले कुछ देर तक सोचते रहे और फिर न जाने उन्हें मुझ में क्या दिखाई दिया। उन्होंने कहा, जाओ जाकर बस की आखिरी सीट पर बैठ जाओ और किसी को दिखाई मत देना। मैंने सर झुकाकर उनका शुक्रिया अदा किया और मैं बस की सबसे आखिर वाली सीट पर जाकर बैठ गई थी। बस चल पड़ी थी। मैं अपनी बेताब नज़रों से बाहर देखती रही। कई घंटों के सफ़र के बाद बस प्रयागराज शहर में आकर रुक गई थी। ये शहर मेरे लिए नया था। सूरज ढलने को था, लेकिन रात होने में अभी समय था। मैं सबसे आखिर में बस से उतर गई। मेरे पास कुछ भी नहीं था। मेरी हालत बहुत ख़राब हो रही थी। मैंने बस से उतरकर धीरे धीरे चलना शुरू किया। मैं यहाँ किसी को नहीं जानती थी। ये शहर मेरे लिए अजनबी था। फिर सामने ही मुझे एक मंदिर नज़र आया। मैं उस मंदिर की सीढ़ियों पर काफ़ी देर तक बैठी रही। रात हो गई और मैं सीढ़ियों पर अपना सर रखकर सो गई थी। मंदिर की सीढ़ियों पर लोग आ जा रहे थे, लेकिन किसी ने मुझ पर ध्यान नहीं दिया। अब मुझे सुकून की नींद आ गई थी। शरीर की थकान ने मुझे बेहाल कर दिया था। मेरी आंखें पूरी तरह से बंद हो गई थी। शरीर में हरकत बाकी नहीं रही, बस सांसें चल रही थी। रात बीत गई। सुबह सवेरे का समय था, जब ठीक से सूरज निकला भी नहीं था। पंडित जी की नज़र मुझ पर पड़ी, तब वो ठिठक गए और कुछ देर तक मुझे गौर से देखने लगे। फिर उन्होंने मुझे आवाज़ लगाई कि बेटा, क्या हुआ, तुम कौन हो? मैंने उनकी आवाज़ सुनकर अपनी आंखें खोलने की कोशिश की। मैंने मुश्किल से खुद को हिलाने की कोशिश की, मगर शरीर जवाब दे चुका था। उन्होंने मेरी हालत देखी तो अंदाज़ा लगा लिया था कि मैं कोई परेशान लड़की हूँ। उन्होंने तभी मुझसे कहा कि चलो उठो और मेरे साथ चलो। मुझे नहीं पता वो मुझे कहाँ लेकर जा रहे थे। कुछ दूरी पर चलने पर वो मुझे एक घर के आगे लेकर आ गए थे। पंडित जी की पत्नी दरवाजे पर ही खड़ी हुई थी। मुझे देखकर उनके चेहरे पर हैरानी आ गई। उन्होंने पंडित जी से पूछा कि ये लड़की कौन है, तो उन्होंने कहा कि पता नहीं, बस मंदिर की सीढ़ियों पर गंभीर हालत में सो रही थी। मैं इस बच्ची को यहाँ ले आया हूँ। उन्होंने जल्दी से मुझे अपने घर के अंदर लिया और वो मेरे लिए पानी लेकर आए। मैंने पानी पिया और कुछ सुकून का सांस लिया। पंडित जी और उनका परिवार अच्छे लोग थे। पंडित जी तो मंदिर वापस चले गए थे, लेकिन उनकी पत्नी ने मेरा ख्याल रखा। पंडित जी की पत्नी ने मुझसे मेरा नाम पूछा तो मैंने उन्हें धीरे से अपना नाम अंजना बता दिया। तो वो कहने लगी कि तुम्हारा नाम तो बहुत प्यारा है बेटी। फिर मुझे इस घर में आए हुए 2 दिन हो गए थे। वो सुबह सवेरे मुझे नाश्ता अपने हाथों से बनाकर देती, दोपहर का खाना भी मुझे दिया करती थी और उन्होंने अपने कपड़े भी मुझे पहनने के लिए दे दिए थे, जो कि मुझे बहुत ढीले आते थे, क्योंकि वो मुझसे सेहत में काफ़ी अच्छी थी, लेकिन मैं उनको पहन लिया करती थी। एक दिन उन्होंने मेरे लिए बाज़ार से कपड़े ख़रीदे और मुझे पहनने के लिए दिए। जब मैं उसे पहनकर बाहर आई तो उन्होंने मेरी बहुत तारीफ़ की और कहने लगी कि तुम बिल्कुल मेरी बेटी लग रही हो। बेटा, मेरा सिर्फ एक ही बेटा है, शरद। उसके बाद भगवान ने हमें कोई औलाद ही नहीं दी। तुम्हारे अंदर मुझे अपनी बेटी नज़र आती है। अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। तुम बहुत अच्छी, बहुत मासूम और सीधी सादी बच्ची हो। वो मुझसे जो भी कहती मैं उसे खामोशी से सुन लिया करती थी। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ था उसने मुझे अंदर तक तोड़कर रख दिया था और मैं यहाँ खामोश खामोश सी रहती थी। लेकिन फिर भी मैंने पंडित जी की पत्नी सुशीला आंटी के साथ घर में रहकर काम में हाथ बटाना शुरू कर दिया था। यहाँ रहते हुए मेरा शरीर भी धीरे धीरे ठीक हो रहा था, लेकिन दिल के ज़ख्म अभी भी हरे थे। एक दिन सुशीला आंटी ने मुझसे कह ही दिया कि तुम हमारे लिए मेहमान नहीं बल्कि हमारी फैमिली मेंबर बन गई हो। मैंने उनको बता दिया था कि मैं कहाँ से आई हूँ और मेरे ऊपर क्या क्या जुल्म हुआ था, जिसे सुनकर उन लोगों को मुझ पर बहुत तरस आया था। फिर उन्होंने मुझे अपने घर का सदस्य बना लिया। सुशीला आंटी और पंडित जी मेरे साथ बहुत अच्छे से पेश आते थे। उनका बेटा शरद तो बहुत ही शर्मीला था। जब से मैं इस घर में आई थी ज़्यादातर वो अपने कमरे में ही रहता था। उन्होंने अपने बेटे को बहुत अच्छे संस्कार दिए थे, जो लड़की और औरत की इज्जत करना बहुत अच्छे से जानता था। फिर उनके मोहल्ले में मेरे बारे में खबर फैलना शुरू हो गई।
कुछ औरतों ने आकर सुशीला आंटी से मेरे बारे में पूछा कि ये लड़की कौन है, कहाँ से आई है, क्या आपकी कोई रिश्तेदार है। सुशीला आंटी ने उनको मामूली सा जवाब दिया कि यह हमारे लिए ऊपर वाले का तोहफा है, बस और कुछ नहीं। उनका जवाब सुनकर मोहल्ले की औरतें खामोश हो जाती थीं, लेकिन पीछे सारे लोग बातें बनाने लगे थे। जब पंडित जी को लोगों की बातों की खबर हुई तो उन्होंने सीधा अपने बेटे शरद से बात की और कहा कि बेटा, अंजना बहुत अच्छी लड़की है, बेचारी बेसहारा है, उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तुम उससे शादी कर लो, क्योंकि लोग अंजना के बारे में तरह तरह की बातें कर रहे हैं और कई मर्दों की नज़र तो अब हमारे घर पर भी टिक गई है। मैं नहीं चाहता कि लोग अंजना के बारे में गलत बातें करें और हमारे बारे में भी गलत सोचें। लोगों को लगता है कि हमने बिना कोई रिश्ता या संबंध के उसे अपने घर में रखा हुआ है। मैं चाहता हूँ कि अगर वो तुम्हारी पत्नी बन जाए तो किसी की मजाल नहीं होगी, कोई उसके बारे में कुछ भी कह सके। मैं तुम्हारी मर्जी जानना चाहता हूँ। अगर तुम अंजना से शादी करने के लिए तैयार हो तो उस बेचारी बच्ची को तुम्हारा साथ मिल जाएगा और दुनिया वाले भी उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। उनके बेटे ने अपने पिता को एक मामूली सा जवाब दिया कि पिताजी, जैसा आपको ठीक लगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। मुझे अंजना से शादी करने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोगों ने उसे मेरे लिए चुना है तो मेरे लिए अच्छा ही सोचा होगा। पंडित जी का चेहरा खुशी से खिल उठा था। उन्होंने अपने बेटे को गले से लगाया और फिर सुशीला आंटी को मेरे पास बात करने के लिए भेजा। सुशीला आंटी ने जब अपने बेटे के रिश्ते के बारे में मुझसे बात की तो मैं काफ़ी देर तक तो सोचती रही और फिर मुझे लगा कि इन लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया है। ये लोग मेरे फ़ायदे के लिए ही तो मुझे अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। मैंने खुशी खुशी शरद से शादी करने के लिए हाँ कर दी थी। हालांकि शरद मुझसे उम्र में पूरे 7 साल बड़ा था। इन लोगों ने मेरा बहुत ख्याल रखा था, मेरे लिए बहुत कुछ किया था। मुझे शरद जी की उम्र से कोई दिक्कत नहीं थी। सबसे अहम बात ये थी कि वो एक बहुत अच्छे इंसान थे। मेरी शरद जी के साथ शादी सिंपल तरीके से हुई, न धूमधाम हुई थी, न शोर शराबा हुआ था। मैं सादगी से उनकी दुल्हन बन गई थी। मंदिर में ही मेरी और शरद जी की शादी कर दी गई थी। उनके माता पिता भी बहुत खुश थे। मैं पहली बार किसी रिश्ते में पूरे दिल से शामिल हो रही थी। शादी के बाद मेरी ज़िंदगी धीरे धीरे नया मोड़ लेने लगी थी। शरद एक शरीफ और नरम बिहेवियर के इंसान थे। वो कभी भी मुझसे कोई बात ऐसी नहीं करते थे जिससे हम दोनों का रिश्ता कमज़ोर पड़े। सुशीला आंटी का बिहेवियर भी मेरे साथ पहले जैसा ही था, जैसे एक माँ का अपनी बेटी से होता है। इस घर में मेरे लिए खुशियाँ ही खुशियाँ थी और इन खुशियों में गुम होकर मैं अपने पुराने दुखों को भूल गई थी। पहली बार मुझे इज्जत महसूस हो रही थी। इस घर के अंदर खामोशी ज़रूर थी, लेकिन सुकून था। वक्त इसी तरह से गुजरता रहा। सब कुछ खुशहाल था। सुशीला आंटी घर के बाकी सारे काम किया करती थी और मैं दोनों समय का खाना बनाया करती थी। हम दोनों एक दूसरे के साथ माँ बेटी की तरह ही रहते थे। फिर कुछ समय के बाद मुझे भी माँ बनने की खुशी मिली तो घर में एक चहचहाहट सी आ गई थी। इस खुशी से मेरे पति भी बहुत खुश हुए थे। मेरे लिए यह एहसास नया था। मैं खुद भी हैरान थी कि मेरे अंदर एक और जान पल रही है। दिन हफ्तों में बदले और हफ्ते महीनों में गुजर गए। मेरा शरीर बदला, लेकिन दिल पहले से ज़्यादा बेफिक्र हो गया था। मेरा 9वां महीना भी पूरा हो गया तो मैंने एक सेहतमंद बेटे को जन्म दिया। मेरी सास ने मेरा बहुत ख्याल रखा था। वो घर का सारा काम भी खुद ही किया करती थी। मेरा और मेरे बेटे का भी बहुत ख्याल रखती थी। जैसे ही बच्चे की पहली आवाज़ निकली तो घर की खामोश दीवारें पहली बार किलकारी से गूंज उठी थी। मेरे ससुर जी अपने पोते से बहुत खुश होते थे और पति तो कभी उसके लिए कपड़े लेकर आते तो कभी खिलौने। उन्होंने पूरा घर उसके खिलौनों से भर दिया था। वो अकेला मासूम सबकी जान बन गया था। अब यही मेरा परिवार था, यही मेरी ज़िंदगी थी। मैं अपने परिवार के साथ बहुत खुश थी। मुझे जब बीता हुआ समय याद आता तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते थे। मैंने अपने बेटे का नाम आदि रखा था। वो धीरे धीरे बड़ा होने लगा। मैं उसकी हर क्रिया पर नज़र रखती थी। उसका हर काम मेरे लिए खुशी से भरा पूरा और ज़रूरी होता था। घर में वो पहला बच्चा था, इसलिए सबका ध्यान उसी पर था। फिर मेरा आदि 3 साल का हो गया था। अब वो खुद ब खुद चलने लगा था, बोलता भी था और घर में खूब शैतानी करता फिरता था। यही घर की रौनक था। एक सुबह मैं रोज़ की तरह घर से काम निपटाकर अपने बेटे को दादी के पास सुला चुकी थी। मेरी सास की तबीयत ठीक नहीं थी। पति अपने काम से घर से बाहर गए हुए थे। रात का खाना बनाने के लिए देर हो रही थी। मैंने सोचा कि मैं खुद ही बाज़ार से जाकर सब्ज़ी ले आती हूँ।
मैं घर से थैला और कुछ पैसे लेकर अकेले ही सब्जी लेने के लिए बाजार की तरफ निकल गई थी। मैं सब्जी वाले के ठेले पर पहुंची और सब्जी का भाव करने लगी कि तभी दूसरी सड़क पर खड़े एक इंसान की नज़र मुझ पर पड़ी। उसने सख्त चेहरे से मेरी तरफ देखा और शायद वो मुझे पहचान गया था। उसने अपना मोबाइल निकाला और मोबाइल में मौजूद तस्वीर से मेरा चेहरा मिलाकर देखा, जो कि हूबहू मिल रहा था। फिर वो भीड़ में ही कहीं गायब हो गया। लेकिन मुझे ये सब कुछ नहीं पता था कि कोई छुपकर मुझ पर नज़र रखे हुए है। मैं तो सब्जी का भाव करने में बिजी थी। फिर मैं सब्जी लेकर वापस अपने घर आ गई थी। मुझे नहीं पता था कि बरसों पहले ख़त्म हो चुकी एक नज़र आज फिर से मुझ पर आकर ठहर गई है, खामोशी से छुपकर, लेकिन बहुत कुछ पलटने की तैयारी के साथ। उसी रात में खाना खाने के बाद घर के सारे बर्तन धोकर अपने कमरे में जा रही थी। सब लोग सो चुके थे। फिर अचानक हमारे घर का दरवाज़ा बजने लगा। दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से दस्तक होने लगी। कोई इतनी ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बजा रहा था कि जैसे अभी दरवाज़ा तोड़ देगा। मुझे भी डर लगने लगा था। मैंने दरवाज़ा नहीं खोला, लेकिन दरवाजे की आवाज़ से शरद उठ गए थे। शरद नींद से हड़बड़ाकर उठे और घर के सारे लोग भी उठ गए। शरद कमरे से निकले। मैं अपने बेटे के साथ कमरे में थी। तभी मैं शॉक्ड रह गई, क्योंकि दूसरी दस्तक पर इस बार मैं पूरी तरह से काँप गई। जब शरद दरवाजे के करीब पहुंचे ही थे कि दो लोग घर की दीवार फलांकर घर के अंदर दाखिल हो गए और दो लोग दरवाजे पर खड़े हुए दस्तक दे रहे थे। उन्होंने अपने चेहरे ढके हुए थे, हाथों में बंदूकें थीं। उन्होंने हम सबको अपने काबू में ले लिया। मेरी सांस चिल्लाने ही वाली थी कि अचानक एक नकाबपोश ने उनका मुंह जोर से दबा दिया और उनकी आवाज़ को बंद कर दिया। मेरे ससुर और पति को बाकी के आदमियों ने दीवार से लगा दिया, जिसकी वजह से वो दोनों कोई हरकत नहीं कर पा रहे थे। मेरे ससुर जी को धक्का दे दिया गया। मैं दरवाजे पर खड़ी सब कुछ देख रही थी। मेरे कदम आगे बढ़े, लेकिन आवाज़ नहीं निकली। तभी एक समय ऐसा आया कि सब कुछ सुस्त पड़ गया। मैंने जल्दी से अपने बच्चे को गोद में लिया और अपने पति के हवाले कर दिया। मुझे उस समय यही करना बेहतर लगा था, क्योंकि मैं अपनी वजह से घर की बाकी सारे सदस्यों की जान खतरे में नहीं डाल सकती थी। मैंने अपने पति से कुछ नहीं कहा। शरद कुछ कहना चाहते थे, लेकिन इतने में ही वो चारों उनको डरा धमकाकर मुझे अपने साथ घसीटते हुए घर से बाहर ले आए, जहाँ सफ़ेद रंग की एक बड़ी सी गाड़ी खड़ी हुई थी। उन्होंने मुझे उस गाड़ी के अंदर बैठाया और गाड़ी तेज़ रफ्तार के साथ चलने लगी थी। मुझे मेरे परिवार ने रोकने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन इन लोगों का मकसद यही था। ये मुझे अपने साथ लेकर जाना चाहते थे और ये इस मकसद में कामयाब रहे। गाड़ी में बैठे हुए एक आदमी ने कहा, अब बचकर कहाँ जाएगी? मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया और बस अपनी आंखों में आंसू लेकर रोती हुई उनके साथ गाड़ी में बैठी रही। मेरी नज़र सड़क पर जमी हुई थी। इस बार मेरे चेहरे पर कोई डर नहीं था, सिर्फ आंखों में ढेर सारे आंसू थे जो अपने परिवार के लिए थे। गाड़ी चलते चलते जब एक खतरनाक मोड़ पर पहुंची तो ड्राइवर ने रफ्तार कम की, लेकिन पूरी नहीं रुकी। मैंने एक झटके से कार का दरवाज़ा खोल दिया और अगले ही लम्हे में तेज़ी से चलती हुई गाड़ी से कूद गई थी। वो लोग तो ये देखकर हैरान रह गए कि मैंने अपनी जान भी दांव पर लगा दी और चलती हुई गाड़ी से कूद गई। वो चिल्लाने लगे। उन्होंने थोड़ी दूरी पर जाकर गाड़ी रोक ली और भागते हुए मुझे ढूंढने के लिए आए, लेकिन मैं तो लुढ़कती हुई झाड़ियों में जाकर गिर गई थी और ज़मीन पर ज़ख्मी हालत में पड़ी हुई थी, मगर मैं झाड़ियों में उनमें से किसी को भी दिखाई नहीं दी। मैं ज़ख्मी हो चुकी थी, मेरे कपड़े फट चुके थे, सर से खून आ रहा था। मुझे अपना होश नहीं था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन आंखों में धुंधला धुंधला सा चेहरा था। मेरा शरीर सड़क के किनारे ही झाड़ियों के बीच में उलझा हुआ था। माथे से खून बह रहा था, कोहनी की हड्डी टूट चुकी थी, सांसें धीमी चल रही थी। मुझे नहीं पता था कि मैं कहाँ पर हूँ। मुझे इतना याद था कि मैं गाड़ी से कूद गई थी और पीछे कुछ लोग थे जो दोबारा से मुझे उस नर्क में धकेलना चाहते थे। मैं बेहोश पड़ी हुई थी। तभी एक पुलिस वाले की गाड़ी तेज़ रोशनी के साथ वहां आकर रुकी और उन लोगों ने मुझे तलाश कर लिया। पुलिस वालों ने जब मुझे गंभीर हालत में देखा तो मुझे फ़ौरन ही अपनी गाड़ी में डालकर अस्पताल ले गए थे। अस्पताल में मेरा उपचार हुआ। 2 दिन के बाद जब मैं होश में आई तो पुलिस वालों ने मुझसे पूछताछ की। पहले तो मुझे कुछ भी ठीक से याद नहीं आया, लेकिन फिर जब याद आया तो मैंने पुलिस को अपने बारे में सब कुछ बता दिया और सेठ जी के आदमियों के बारे में भी बता दिया। पुलिस वालों ने मेरी बहुत मदद की। पुलिस की गाड़ी उस रास्ते से गुजर रही थी, तभी उनको झाड़ियों में किसी की आहट महसूस हुई जहां पर मैं मौजूद थी और फिर वो मुझे अस्पताल लेकर आ गए। पुलिस वालों ने मुझसे वादा किया
कि वो मुझे इंसाफ दिलाकर रहेंगे। जब उन्होंने मुझसे सेठ जी के बारे में सारी पूछताछ कर ली तो पता चला कि सेठ जी तो एक बहुत बड़ा स्मगलर भी है और पुलिस उसे कई सालों से तलाश कर रही है, लेकिन हर बार वो अपने पैसे की ताकत दिखाकर बच जाता था। मेरा बयान पुलिस के लिए एक ठोस सबूत साबित हुआ था। मुझे मेरे परिवार से भी मिलवा दिया गया और फिर मैं अपने पति के साथ कोर्ट पहुंची। अब मेरे पास खामोश रहने का कोई रास्ता नहीं था। मैं ऐसे डर डर कर जिंदगी नहीं गुजार सकती थी। सेठ जी को तलाश करने में पुलिस को काफ़ी समय तो लगा था और उनके आदमियों ने मुझे और मेरे पति को नुकसान पहुंचाने की भी बहुत कोशिश की थी, लेकिन पुलिस ने हमारा साथ दिया। उन्होंने हमें महफूज कस्टडी दी थी। मुझसे पूछा गया था कि मैं सेठ जी तक कैसे पहुंची थी, तो मैंने पुलिस को अपनी दादी के बारे में बता दिया। जब पुलिस ने मेरी दादी को अपनी हिरासत में लेना चाहा तो पता चला कि दादी तो मेरे जाने के बाद ही इस दुनिया को छोड़कर चली गईं। मेरे जाने के बाद उनको एक बीमारी ने घेर लिया था। उनको लगता था कि वो पैसे से सब कुछ कर सकती हैं, लेकिन बीमारी के समय उनका साथ देने वाला, उनकी सेवा करने वाला कोई भी नहीं था और ऐसे समय में उनका पैसा भी उनका साथ नहीं दे सकता, जिसकी वजह से वो इस दुनिया को छोड़कर चली गईं। और फिर कुछ समय और बहुत सारी मुश्किलों के बाद पुलिस सेठ जी को अरेस्ट करने में कामयाब रही थी। पुलिस ने उनको अपनी हिरासत में ले लिया और फिर उनका मुकदमा कोर्ट में चला। उनको उनके किए की सज़ा दे दी गई और फिर मैं अपने परिवार के साथ अपने घर वापस आ गई थी। मुझे इंसाफ मिल चुका था और अब मैं बिना डरे और सर उठाकर अपनी ज़िंदगी जी रही हूँ। दोस्तों, आखिर में मैं बस यही कहना चाहूँगी कि जीवन की विपरीत परिस्थितियों में भी साहस, सत्यनिष्ठा और आत्मसम्मान से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। अंजना ने विश्वासघात, लालच और अन्याय का सामना करते हुए भी हिम्मत नहीं खोई और नेक लोगों के सहयोग से नई जिंदगी बनाई। ये कहानी हमें सिखाती है कि लालच और अनैतिकता का रास्ता अनंत विनाश की ओर ले जाता है, जबकि सच्चाई, धैर्य और मानवता की शक्ति इंसान को इंसाफ और सम्मानजनक जीवन की ओर ले जाती है, जो हमें नैतिकता के साथ जीने की प्रेरणा देती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।